ये मेरा एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सर आप इस सब्जेक्ट पे जरूर बातचीत करो। और मैं इस सब्जेक्ट पे बातचीत करने के लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत उपयुक्त भी हूं, क्योंकि पिछले 14 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ी क्लोजली जुड़ा हुआ हूं। डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस कैसे आए, रूल कैसे आए, वो सारी मेरी आंखों के सामने वो पिक्चर आ जाती है जब भी मैं उसकी बात करता हूं। अभी पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी, न्यूज़पेपर में भी ये देखा और पढ़ा होगा कि 16 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास सरकार ने नोटिस भेजे हैं, क्योंकि वो अपने कॉम्प्लायंसेस पूरे नहीं कर रही थी, अपने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपनी वेबसाइटों पे नहीं डाले थे। तो ये नोटिस क्यों आए, आगे और क्या क्या होने वाला है, उन चीजों की थोड़ी बेहतर समझ है, क्योंकि मिनिस्ट्री के साथ में क्लोजली हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट भी हूं, स्क्रूटनी कमेटी में रहा हूं। तो उस नाते कंपनियों की स्क्रूटनी करने का दायित्व तो मेरे पास में रहता था, जहां हम कंपनियों से ये डिटेल मंगवाते थे कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है कितने रुपए में आप खरीदते हैं, उसका खरीदी का बिल दो, और कितने रुपए में आगे आप बेच रहे हैं आपके डायरेक्ट सेलर्स को, वो बिल दो। और प्लान कैसे होते हैं उसकी थोड़ी समझ है, तो कंपनियों के अंदर की चीजें थोड़ी समझता हूं। उस नाते मैं बोल सकता हूं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, और उन्हीं सब अनुभवों के आधार पे मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। ऊपर वाले की कृपा है कि हम देश की बेस्ट कंपनी के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बारे में मैं डिटेल से बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन एक कहीं ना कहीं मेरा दर्द है, और कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर उसका प्रयास करते हैं, हमारे सारे के सारे सीनियर लीडर्स, कि हमारे पास में जिस प्रकार के प्रोडक्ट है, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का कंपनसेशन प्लान, प्रयास करता हूं। हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है वो प्रोफेशनल न होके अपितु कैजुअल है, सीरियस तरीके से काम नहीं करते हैं, और उसी वजह से हमारे पास में बड़े परिणाम नहीं आते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो हमें कोचेबल रहना पड़ेगा, हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और कुछ लोग एक लेवल पे आने के बाद में उनको लगता है कि अब हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, और उनकी ग्रोथ भी वहीं पर रुक जाती है। जिस प्रकार हमारे मोबाइल को अपडेट करने की जरूरत रहती है, उसी प्रकार से नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें हमेशा सीखने की और नई चीजों को ग्रहण करने की हमेशा आवश्यकता रहेगी। तो प्रोफेशनल जो होते हैं वो हमेशा कोचेबल रहते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर्स, वकील डिग्रियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी कोर्ट में क्या हो रहा है, नए केसेस की स्टडी करते हैं, मेडिकल लाइन में क्या हो रहा है उनको देखते हैं। तो उसी प्रकार का एक लर्निंग एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए। दूसरा, डिवेल्प रिक्वायर्ड स्किल्स। जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनको हमने डिवेल्प करना पड़ेगा अपने अंदर। कुछ स्किल्स हैं वो थोड़ी बहुत तो हमारे अंदर में है, लेकिन उनमें हमने मास्टरी नहीं की है। कौन कौन सी स्किल्स हैं? प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, जिसको हम लिस्ट मेकिंग भी कहते हैं। ये हम बना तो लेते हैं, अपलाइन ने बोला नाम लिखने हैं, हमने 10 लोगों के नाम लिखे, किस कॉपी में लिखे थे यही भूल जाते हैं, ये ढूंढने में टाइम लग जाता है कि कहां गए, लिखे तो थे कहीं पे। हमें कहा जाता है कि नए लोगों की लिस्ट बनाओ, अनजान लोगों से मिलो, उनसे हम मिलते हैं, मोबाइल में नंबर लिखते हैं, और जब समय आता है तो ढूंढते रहते हैं कि यार नंबर लिखा तो था, क्या नाम था, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। तो हम प्रोफेशनल्स की तरह नहीं बना रहे हैं लिस्ट, हम कैजुअल वे में इसको बना रहे हैं, और इसलिए हमें उस प्रकार के परिणाम नहीं आ रहे हैं। कॉन्टेक्टिंग स्किल्स, कॉन्टेक्टिंग स्किल्स को हम लोग अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं, कि जो लोग हमारी लिस्ट में हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे हम समय लेते हैं, ताकि हम जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने अभियान के बारे में बातचीत कर सके। तो हमारी कॉन्टेक्टिंग स्किल्स में भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं क्या बोलना है, कितना बोलना है, कौन सा डायलॉग बोले कि सामने वाला बिल्कुल मिलने के लिए उतावला हो जाए, वो बोले कि बिल्कुल सर कल शाम को नहीं, कल सुबह ही आ जाइए आप। तो क्या बोले ऐसा कि सामने वाले हमें बुलाने के लिए तैयार रहें। तो उसको कहीं ना कहीं हमें सीखने की और हमारी टीम को सिखाने की आवश्यकता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसको हम सौदा प्लान भी बोलते हैं, अभियान प्रचार का तरीका भी बोलते हैं।
प्लान दिखाना और प्रभावशाली तरीके से प्लान दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप प्लान दिखा रहे हैं और ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब प्रभावशाली नहीं है। हमें सलीका और तरीका सीखना पड़ेगा। उसके बाद है फॉलोअप स्किल्स, जिसको हम क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहते हैं। अनुभव ये कहता है, रिसर्च ये कहती है कि प्रेजेंटेशन देने से सिर्फ 10% लोग ज्वाइन करते हैं, 90% ज्वाइनिंग बाद में फॉलोअप करने से आती है। एक व्यक्ति का हमें 5 बार फॉलोअप करना चाहिए, अगर वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, हमारे साथ में नहीं जुड़ रहा है, तो उसको हमें प्रोफेशनल वे में सुनना पड़ेगा, डाटा के ऊपर काम करना पड़ेगा, डिटेल बना के रखनी पड़ेगी किससे कब बात हुई है। आप कभी अगर ऐसे चलते फिरते किसी बाइक के शोरूम पे पहुंच गए और आपने पूछा कि कौन सी बाइक आ रही है, क्या रेट है, और वहां पे आपका उन्होंने मोबाइल नंबर डाटा ले लिया, तो वो कितना फॉलोअप करते हैं आपका? 2 दिन बाद फिर फोन आ जाएगा कि सर आप हमारे शोरूम पे आए थे, आपको कैसा लगा, आपने बाइक देखी, हमारे पास में उस समय तो स्टॉक नहीं था, अब नया स्टॉक आ गया, तो आप आइए, बढ़िया कलर आ गए हैं, आगे ऑफर आएगा, दिवाली आएगी, नया साल आएगा, तो ऑफर की अपडेट आपको देंगे। तो वो आपको फॉलो करते रहते हैं सालों सालों तक। फॉलोअप का उनका एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम उन्होंने बना रखा है। तो क्या हमारा वैसा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है क्या? हम तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कंडीशन में रहते हैं, भूल जाते हैं लोगों को। इसको हमें सीखने की आवश्यकता है। स्टार्टअप राइट टेक ऑफ मैं इसको बोलता हूं। एक बंदे की सही शुरुआत करवाना। जो लोग ऑलरेडी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जिनकी टीमें हैं, वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सर हमारी टीम में लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर कंसिस्टेंसी तो छोड़िए, वो 100 रुपए की भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर खरीदारी तो छोड़ो, वो जूम मीटिंग तक नहीं आ रहे, आज बुलाया था आज भी नहीं आए। कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं तो फोन करता हूं, मेरा फोन ही नहीं उठाते। और कुछ लोगों का दर्द ये है कि उनका तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया है। ये सारी समस्याएं हमारे साथ में इसलिए हैं क्योंकि हमने उनका सही शुरुआत नहीं करवाई, राइट स्टार्टअप नहीं करवाया। कुछ चीजें शुरुआत में जो करने की है ना, वो शुरुआत में ही आपको करनी पड़ेगी। बाद में अगर आप करोगे तो आपको उतना लाभ उनका नहीं मिलेगा। आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले जो नवजात शिशु रहते थे, नए बच्चे पैदा होते थे, उनका मृत्यु दर बहुत ज्यादा रहता था। और उस समय पेरेंट्स कई कई बच्चे के बारे में प्लान करते थे, इसलिए क्योंकि जवानी तक एक आधी बचता था, बाकी बीच में टपक जाते थे, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की और ये जाना कि बच्चे की परवरिश के लिए गर्भ में जब बच्चा रहता है उसी समय कुछ ट्रीटमेंट शुरू होने चाहिए, इसलिए DHA 200 है, न्यूट्रीचार्ज DHA। बच्चा पैदा होता है तुरंत उसके इंजेक्शन लगता है, साल भर का एक कार्ड बनता है कब कौन सा इंजेक्शन लगेगा। और जैसे इन चीजों पे काम स्टार्ट हुआ, जो नवजात शिशु मृत्यु दर है वो डेथ बहुत कम हो गई। और आज पेरेंट्स 2 बच्चों का प्लान करते हैं और परमात्मा की कृपा से दोनों बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे यहां भी हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम अपनी टीम में बनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा कि जो व्यक्ति ज्वाइन होता है उसके ज्वाइनिंग के 7 दिन का जो टाइम है ना, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। उस 7 दिन में उसके साथ में हमने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो अगर हम अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर ये समस्या नहीं आएगी कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया है। लोग आपकी आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपसे बातचीत करना, गर्व की अनुभूति करेंगे अगर हमने उनका प्रॉपर स्टार्टअप करवा दिया तो। और एक और स्किल है जिसको अनदेखा किया गया है, जिसके ऊपर में बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है, आज मैं उसके विषय में थोड़ा डिटेल में आपसे बातचीत करना चाहता हूं, और वो है प्रमोटिंग इवेंट्स। इवेंट्स को प्रमोट करना, जो बड़े प्रोग्राम है स्पेशली उनको प्रमोट करना, उनका फायदा उठाना, और इसको मैं कहता हूं गेम चेंजर। सतीश पंडित जी ने अपनी ऑडियो शुरुआती 7 दिन में बोला है कि एक बड़ा प्रोग्राम
और उस पे किया गया आपका जोरदार प्रयास आपके बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकता है। एक प्रोग्राम, एक मीटिंग गेम चेंजर हो सकती है। प्रमोद गुलाटी जिस मीटिंग में आए थे, वो छोटी सी पार्क वाली मीटिंग गेम चेंजर बन गई। किनके लिए? गुलाटी जी के प्लान के लिए, राकेश शर्मा जी के लिए उन्होंने गुलाटी जी को इनवाइट किया था। आपके लिए कौन सी मीटिंग गेम चेंजर बनेगी जब आपकी टीम के लोग उसमें बैठेंगे, आपको नहीं मालूम, लेकिन मीटिंगों से ही लोग बड़े डिसीजन लेते हैं, ये अब तक का इतिहास बताता है। स्किल ऑफ प्रमोटिंग इवेंट, इस सब्जेक्ट पे हम लोग बातचीत करते हैं। और ये सब्जेक्ट मेरे जहन में क्यों आया? क्योंकि इन दिनों मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, माई फर्स्ट 50 years in नेटवर्क मार्केटिंग बाई हार्वे कॉर्नर। हार्वे कॉर्नर की एक बुक है, ये मेरे हाथ में है और ये बिल्कुल एक ग्रंथ जैसी है। इसमें अब मुझे लग रहा है 1.5-2 किलो वजन होगा, इतनी भारी भरकम किताब है। हर पेज इसका कलरफुल है। और इस किताब में ये बंदे ने 50 साल डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है और दुनिया भर के देशों में जाके काम किया है। इसमें एक टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट में प्रमोटिंग इवेंट। ये बोलते हैं कि अगर आप मीटिंग हॉल को भर सकते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो सकते हैं, कंपनी के टॉप लेवल पे जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को मीटिंग में नहीं ला पा रहे हैं तो फिर आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल है। एक और बुक है, डगविड इसके राइटर हैं, द आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफ केस, और इसका हिंदी अनुवाद भी मेरे हाथ में है, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफ केस के साथ। डगविड एक अमेरिकन है। उन्होंने व्हाइट हाउस में बहुत लंबे समय तक काम किया और इस बुक का चैप्टर नंबर 16 है। इसका नाम है चैप्टर का, इस खेल का नाम है भीड़। वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट क्राउड। अगर आप भीड़ जुटाने में कामयाब हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हैं, और अगर आप भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। डगविड ये भी कहते हैं, अगर आप मीटिंग के टिकट बेच सकते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच पाएंगे, और अगर आप मीटिंग के टिकट नहीं बेच पा रहे हैं तो आपसे साबुन भी नहीं बिकेगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप मीटिंग में लोगों को ला सकते हैं तो फिर किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, और लोग आपसे मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो फिर लोगों को ज्वाइन करवाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार के बड़े बड़े लोगों से जो मैंने सीखा है और प्रैक्टिकली 24 सालों से जो मैंने सीखा है, वो कुछ चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इवेंट्स क्यों जरूरी हैं, स्पेशली बड़े इवेंट्स की क्यों आवश्यकता है। सोशल प्रूफ है ये मोहर लगा देती है इवेंट कि इस काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं अगर नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, और इसलिए लोग तेजी से इवेंट के बाद में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप किसी के घर पे उसके ड्राइंग रूम में बैठ के उसको बड़ा विजन दिखाते हैं ना, तो उसको बहुत बार लगता है कि यार इसको शायद कोई मिला नहीं इसलिए मेरे को पकड़ लिया इसने। लेकिन वही व्यक्ति जब 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को देखता है तो उसकी समझ में आता है कि नहीं, मैंने नहीं किया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। बिगर विजन एंड अपडेट्स। छोटी मीटिंग में छोटा विजन, मंथली मीटिंग में बड़ा विजन। 24 नवंबर को अगर आप दिल्ली में आए थे तो आपको और बड़ा विजन देखने को, जानने को मिला होगा। और डायरेक्ट सेलिंग का जो बड़ा इवेंट रहते हैं, उन इवेंट्स में, जिस एक इवेंट की मैं बातचीत करूंगा, उसमें और बड़ा व्यापक रूप आपको देखने को मिलता है। अपडेट्स मिलते हैं नए नए, आपको घर पे बैठ के नहीं मिल पाएंगे। लिव इंस्पायर्ड। अगर आपने अपनी टीम को इंस्पायर्ड करना है, मोटिवेट करना, वो ढीले हो गए हैं, तो एक ही तरीका है, एक बड़ी मीटिंग में ताकत लगा दीजिए, पूरी टीम चार्ज अप हो जाएगी और एक्साइटमेंट के साथ में काम करना शुरू कर देगी। और जगाने का कोई तरीका नहीं है। रियलिटी ऑफ हाउ मच बिजनेस इज ग्रोइंग एंड हाउ मेनी न्यू अचीवमेंट्स आर कमिंग। बिजनेस कितना बढ़ रहा है, अचीवमेंट किस प्रकार की आ रही हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? ये बड़े इवेंट में जाके मालूम चलेगा। जो लोग रॉयल्टी के लिए प्रयास कर रहे थे और उनको रॉयल्टी नहीं मिली है, और उनमें से कुछ लोग अगर दिल्ली 24 नवंबर को आए और उन्होंने देखा 1,000 से ज्यादा लोगों के हाथों में रॉयल्टी की ट्रॉफियां थी,
उनको देख के उनको लगा कि यस, रॉयल्टी पे जाया जा सकता है। मैं नहीं जा रहा हूं तो मेरे काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं कमी है, अगर मैं उस तरीकों को सुधारूंगा तो मैं भी रॉयल्टी चोर बन सकता हूं। ये कब मालूम चलता है, कब रिलेट करता है आदमी, जब बड़े इवेंट में जाता है। रिलेटेबिलिटी विद प्रोफेशन एंड पीपल। रिलेटेबिलिटी का मतलब हुआ कि व्यक्ति रिलेट करता है कि ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। आपसे हर व्यक्ति आपकी डाउनलाइन का रिलेट नहीं करेगा। आपकी टीम में कोई टीचर हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। वो ज्वाइन तो कर रखा है लेकिन वो काम नहीं करते। उसको लगता है कि यार ये टीचर प्रोफेसर इस प्रकार के लोगों का काम है नहीं। लेकिन आप उस मीटिंग को जब एक बड़े इवेंट में लेके आते हैं और वहां पे कोई भी एक टीचर, प्रमोद गुलाटी जी बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर टीचर था, अत्री जी मान लेते हैं इवेंट में है, वो कह रहे हैं जी मैं मैथ पढ़ाता था बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाता था मैं, तो उनको देख के रिलेट करता है बंदा कि यस, ये तो मेरे जैसे लोगों का काम है, मैं कर सकता हूं। तो बड़े इवेंट में हर तरह के लोग मिलेंगे। टीचर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, वकील मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, हाउसवाइफ मिलेंगे, केबल ऑपरेटर मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। कहीं ना कहीं से बंदा रिलेट कर। कितने सारे लोग हैं जो मेरे को कहते हैं कि सर मैं भी केबल ऑपरेटर हूं, मैंने आपको सुना, मुझे लगा कि केबल वाले कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और आज मैं सर रॉयल्टी पे हूं, आज मैं इमराल्ड पहुंच गया हूं। तो लोग रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो रिलेटिबिलिटी आपको बड़ी इवेंट से आपकी डाउनलाइन के साथ में आप करवा सकते हैं। कम इन अप्लायंस फोकस। अगर आपने अप्लायन के फोकस में आना है, आप सर्दी में मूंगफली रेवड़ी खिला के अप्लायन का फोकस नहीं ला सकते। अप्लायन का फोकस लाने के लिए आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, हर मीटिंग में दिखना पड़ेगा, चेहरा दिखाना पड़ेगा। आपका वहां प्रेजेंस ये बताता है कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा सीरियस और कमिटेड हैं। इट प्लेज रोल ऑफ थर्ड पार्टी। मीटिंग थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है। जब हम अपनी डाउनलाइन को कुछ समझा रहे होते हैं तो हम होते हैं फर्स्ट पार्टी, और हमारी डाउनलाइन का व्यक्ति जो सामने बैठा है वो होता है सेकंड पार्टी। और वो हमारी बात को इसलिए नहीं समझ रहा होता है, उसको ये लगता है कि ये फर्स्ट पार्टी इसलिए मुझे बोल रही है क्योंकि इसका फायदा है, अपने फायदे के लिए बोल रहा है ये। लेकिन वही बात जो हम 3 महीने से समझा रहे हैं, वही बात जब कोई तीसरा व्यक्ति बड़ी मंच से, स्टेज से उसको बताता है तो उसके कान में और दिमाग में फिट बैठ जाती है। एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बेगम के साथ होटल में गए और उनको ऊपर वाली मंजिल पे जाना था, तो लिफ्ट में उन्होंने एंटर किया, और जैसे ही वो लिफ्ट में घुसे उसी समय एक खूबसूरत महिला भी लिफ्ट के अंदर आ गई। खूबसूरत चीज कोई भी है वो आपके ध्यान को आकर्षित करती है, चाहे खूबसूरत गाड़ी है, खूबसूरत घर है। मुल्ला जी का भी ध्यान उस खूबसूरत महिला की तरफ गया। अब मुल्ला जी उस खूबसूरत महिला को देखना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी देख रहे हैं कहीं बेगम ना देख ले, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि 5 सेकंड का ही टाइम है, 5 सेकंड में लिफ्ट ऊपर जाएगी, ये महिला निकल जाएगी, फिर दिन भर पछताना पड़ेगा कि एक नजर देखा भी नहीं। अभी इसी उधेड़ बुन में है और अचानक एक अजीबोगरीब घटना घटती है। सामने जो खूबसूरत महिला थी वो मुल्ला जी के गाल पे जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, ये उम्र और चकुटी काटते हो, और ऐसा बोल के लिफ्ट से बाहर चली जाती है। अब मुल्ला जी ने चकुटी काटी नहीं थी, फिर भी थप्पड़ लग गया, बड़े शर्मिंदा है। बेगम को बोलते हैं, बेगम खुदा की कसम मैंने चकुटी नहीं काटी। बेगम ने कहा, इसमें खुदा की कसम खाने की क्या बात है, मुझे मालूम है तुमने चकुटी नहीं काटी, चकुटी तो मैंने काटी थी। मुल्ला जी ने कहा, तुमने काटी थी मतलब? बोली, तुम उसे ऐसे घूर के देख रहे थे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं। मुल्ला जी ने कहा कि फिर खुद मार लिया होता। बेगम ने कहा कि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी। तुम थर्ड पार्टी से बात तुम्हारे ज्यादा समझ में आएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। तो हमारी जो बातें हमारी टीम के लोग नहीं मानते हैं, वो बातें एक बड़ी मीटिंग में थर्ड पार्टी के माध्यम से कहलवाई जाती हैं और वो समझ में आ जाती है, और इसलिए लोग एक्साइटेड होकर काम करने लग जाते हैं। 8वीं वजह जिसकी वजह से हमें मीटिंग्स को प्रमोट करना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। दुनिया की इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कब खत्म होगा, इजराइल और फिलिस्तीन का क्या होगा।
आरसीएम एसोसिएट बायर की प्रॉब्लम यह है कि सेकंड लेग कब बढ़ेगी। सेकंड लेग में उतना वॉल्यूम नहीं है, ए तो भागी जा रही है, अब बी में चल ही नहीं रहे, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, बी ए वाले इज्जत करते हैं, बी वाले बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारी बी लाइन के लोग बड़ी मीटिंगों में कम बैठते हैं। जिस दिन ये संख्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली वो एक्साइटेड होंगे, चार्जअप होंगे, बड़े विजन लेके आएंगे और ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का समाधान कहीं ना कहीं हो जाएगा। और इवेंट आरसीएम का हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है एनिवर्सरी इवेंट, अभी हमने 24 नवंबर को हमने अटेंड किया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा इवेंट है देश का, वो है फ्रेंड्स मीट। फ्रेंड्स मीट 2025 आपके बड़ा नजदीक है और जो लोग चैट विद सुरेंद्र वत्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। 1 जनवरी 2019 को हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत की थी, ये सोच के कि डायरेक्ट सेलिंग के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जानकार लोगों से हम लोग सीखेंगे और सबको यूनाइट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। काफी हद तक हमारा ये प्रयास सफल रहा और बहुत सारे लोगों की डिमांड आने लग गई जो दूसरी कंपनियों में काम करते थे। उन्होंने कहा कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं एक बार। अब ये पॉसिबल नहीं था कि बहुत सारे लोगों से मिला जाए, तो एक तरीका निकाला कि हम साल में एक बार सबसे मिलेंगे, एक इवेंट करेंगे और उस इवेंट में आप आइए और उसमें मुलाकात हो जाएगी। तो हमने एक नाम उसको दिया फ्रेंड्स मीट और ये पहली बार हमने 2020 में किया दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में। और पहली बार ऐसा हुआ कि देश के 22 बड़े लीडर्स, अलग अलग कंपनियों के लोग, अलग अलग ट्रेनर एक साथ एक मंच पे इकट्ठा हुए और इसको बहुत सराहना मिली और ये डिमांड आने लगी कि ये प्रोग्राम हर साल करना चाहिए और हम हर साल इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। प्रमोद गुलाटी जी, मेहरा जी, विनोद शर्मा जी, वो इन प्रोग्रामों का हिस्सा बनते रहे हैं। इस बार का जो प्रोग्राम है, इस बार का पहले प्रोग्राम हमने दिल्ली में किए, लेकिन इस बार का जो फ्रेंड्स मीट का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम पटना में कर रहे हैं। और मैं यूं कहता हूं कि पटना में हम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि दिल्ली का वेन्यू हमें मिला नहीं, 16 फरवरी को प्रोग्राम करना था, तो पटना में वेन्यू मिला, हम पटना चले गए। तो पटना में देश के सबसे बड़े ऑडिटोरियम बापू सभागार में ये प्रोग्राम हो रहा है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा और चूंकि दिन भर का प्रोग्राम है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको वहां पे लंच दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम में आपको देश भर के बड़े बड़े ट्रेनर से सीखने का मौका मिलता है। जो लोग फ्रेंड्स मीट 2024 में थे उन्होंने देखा होगा कि हमारे ट्रेनर थे स्नेह देसाई जी। अगर आपने स्नेह देसाई जी की ट्रेनिंग लेनी अपनी टीम के लिए, 10 लाख रुपए उनकी फीस है 2 घंटे की। जी हां, 10 लाख 2 घंटे के लिए। हमारे ट्रेनर थे दीपक बजाज, उनको अगर आपने अपनी टीम के लिए बुलाना है लगभग 10 लाख रुपए लेते हैं। हमारे ट्रेनर थे राम वर्मा, देश के एनएलपी के सबसे बड़े कोच हैं, आपके माइंड का खेल समझाते हैं। हमारे कोच थे डॉक्टर ललित अरोड़ा, हमारे कोच थे राजेश अग्रवाल। और इसके साथ साथ में बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग के जो लीडर्स हैं मल्टीपल कंपनीज के, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो फ्रेंड्स मीट में जो आपको सीखने का मिलता है उसको अगर आप वैल्यू उसकी पैसे में काउंट करें तो ये मान के चलिए 8 से 10 हजार रुपए की एजुकेशन आपको उस दिन सीखने को मिलती है। क्योंकि इन सारे लोगों से अगर आप सीखेंगे तो 8 से 10 हजार रुपए लगेंगे और 4 से 5 दिन लगेंगे, क्योंकि ये एक साथ एक जगह नहीं मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ भी इसे कहा जाता है और डायरेक्ट सेलिंग का विराट रूप इसे आपको देखने को मिलता है। गीता में प्रसंग आता है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, जोश दे रहे हैं कि भैया उठ खड़ा हो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़, जैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। और उस समय भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रभु मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं। और फिर भगवान कृष्ण उसको विराट रूप दिखाते हैं और विराट रूप देखने के बाद उसको फिर ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सारी चीजें समझ में आ जाती है।
तो वैसा ही एक डायरेक्ट सेलिंग का विराट रूप 16 फरवरी को बापू सभागार पटना में होने जा रहा है। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। 95% से ज्यादा, मुझे लग रहा है 97% टिकट्स इसके सोल्ड आउट हो गए हैं। वीआईपी कैटेगरी तो 5 दिन पहले सोल्ड आउट हो गई थी। सिर्फ सिल्वर कैटेगरी बची है, वो भी 2-3% हार्डली बचे हैं। और मात्र 1200 रुपए में ये पूरे दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसकी 8 से 10 हजार रुपए वैल्यू अगर आप लगाएंगे ट्रेनर्स के हिसाब से, तो वो है वो आप इसमें इसको अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सजेशन है कि आप इसको ऑनलाइन मत कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आपके अपलाइन के माध्यम से आप इसको ऑफलाइन टिकट ले लीजिए अपने पर्ल और स्टार पर्ल के माध्यम से, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत बार चैलेंजेस आता है, पैसे कट गए, टिकट आपका नहीं मिला, कुछ एरर्स आ गया, बहुत सारे इश्यूज आते हैं और बहुत बार ट्रैक भी नहीं हो पाता किस टीम से कितने लोग आए। तो 1200 रुपए में आप इसको ले सकते हैं। ये हुई एक बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब इवेंट्स और ट्रेनिंग के इतने सारे फायदे हैं तो फिर लोग अटेंड क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। क्यों नहीं करते हैं? उसके पीछे रिसर्च ये कहती है, पीपल आर हेजिटेट टू स्पेंड मनी। लोगों की सुई पैसे पे आगे अटक जाती है। अगर 50 रुपए का टिकट है कहीं तो उनकी सुई 50 पे अटकेगी। यूएस की मीटिंग है, 150 का टिकट है तो उनकी सुई 150 पे अटकेगी। 500 का है तो 500 पे अटकेगी, और यहां 1200 का है तो 1200 पे अटकेगी। वो ये नहीं देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलेगी वहां जाने से। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा खर्च अपने ऊपर में किया है, अपने सीखने के ऊपर में किया है, अपनी एजुकेशन के ऊपर में किया है। आपने अगर मेरी कहानी मालूम है तो आपको यह भी मालूम होगा कि पहले 2 साल मैंने आरसी में काम किया और 2 साल का परिणाम यह था कि मेरे ऊपर में 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। और मैं ऐसे दौर से गुजरा हूं ट्रेवल करते हुए। मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, बुक स्टॉल पे, जेब में 100 रुपए हैं, या तो एक किताब खरीद लूं या साथ में खाना है, खाना खरीद लूं। मैंने खाना नहीं खरीदा, मैंने किताब खरीदी, उसको पढ़ा है ये सोच के कि किताब शायद नहीं मिलेगी, खाना कल को मिल जाएगा। आज डायमंड की इनकम सबको अट्रैक्ट करती है। सबको लगता है कि इतना पैसा चाहिए, ऐसी गाड़ी है, लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने अपने ऊपर में कितना खर्च किया है। मेरी पहली किताब थी जीत आपकी, शिव खेड़ा जी के द्वारा लिखी गई, और वो किताब ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं शिव खेड़ा जी से मिलूं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करूं, कृतज्ञता का भाव पैदा करूं। मुझे मालूम चला कि शिव खेड़ा जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 3 दिन का। उसकी उस जमाने में फीस थी 40,000 प्लस सर्विस टैक्स। और ये उस टाइम की बात है जब मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था। मैंने निर्णय लिया कि मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा, उसको अटेंड करूंगा। और यही सब वजह रही जिसकी वजह से मैं थोड़ा बेहतर सीख पाया, एक अच्छा माइंडसेट डेवलप हो पाया, एनर्जी आई, ऊर्जा मिलती रही, और मैं दूसरे लोगों से थोड़ा बेहतर काम कर पाया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर में खर्च किया। बहुत सारी किताबें खरीदी। मेरे घर में एक मिनी लाइब्रेरी है, जहां मैं बैठा हूं इसके जस्ट ऊपर है। जगह कम पड़ गई तो हमने दूसरी जगह फिर उसको और बढ़ाना पड़ा। तो आप अगर अपने ऊपर में सीखने के लिए, आम आदमी हेजिटेट करता है, वो 500 रुपए का खाना खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 रुपए की किताब अगर मिल रही है तो 10 बार सोचेगा। घूमने के लिए जाएंगे, 5,000 रुपए खर्च कर लेंगे, लेकिन बड़ी मीटिंग है, 1200-1500 रुपए लग रहे हैं, तो हम बहुत बार सोचेंगे और डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग मीटिंगों में नहीं आते हैं। दूसरी वजह, पीपल डू नॉट विश टू कम अलोन। लोग अकेले आना पसंद नहीं करते हैं। ये भी ह्यूमन नेचर है, ये भी मानव स्वभाव है। अयोध्या में दर्शन के लिए जाना है तो लोग अकेले नहीं जाएंगे, आस पड़ोस में जा रहे हैं तो बैग उठा लेंगे, चलो हम भी चलते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा पे लोग अकेले नहीं जाते कभी भी। कभी बस कर लेंगे, कभी ट्रेन बुक कर लेंगे, साथ में जा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं।
तो वैसे ही आपने व्यवस्था करनी पड़ेगी मीटिंग में लोगों को लाने के लिए। अगर आप ये सोचते हैं आपने पोस्टर भेज दिया और पोस्टर भेजने से लोग आ जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि लोगों का स्वभाव है वो अकेले नहीं आते हैं। गुलाटी जी, विनोद शर्मा जी इस चीज के गवाह हैं। जब हम भीलवाड़ा जाते थे तो हम बस बुक करते थे और लोगों को ये कह के लेके जाते थे कि आप जयपुर चलेंगे घूमने के लिए, पुष्कर चलेंगे, अजमेर चलेंगे, राज मंदिर थिएटर में पिक्चरें दिखाएंगे आपको, और साथ में कंपनी भी विजिट कर लेंगे। लोग तैयार हो जाते थे। तो आपको भी ऐसी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब लोग आएंगे। उस व्यवस्था में आप उनको स्कूटर पे बैठा के लाओ, उस व्यवस्था में आप उनको गाड़ी में बैठा के लाओ, उस व्यवस्था को 10 लोगों की एक बड़ी गाड़ी कर लो, कुछ भी करो, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यहां 2 कैटेगरी है यहां पे भी। जो गाड़ी में बैठ के आएंगे वो फॉलोअर हैं, और जो गाड़ी बुक करेंगे वो लीडर है। आपने अब ये भी तय करना है, अगर पटना में आना है तो आप अपनी अपलाइन के साथ आ रहे हैं या आप अपलाइन बन के अपनी टीम की व्यवस्था कर रहे हैं लाने की। तीसरी वजह जिसकी वजह से लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, पीपल फील दैट दे हैव अटेंडेड इनफ मीटिंग। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत मीटिंग अटेंड कर ली, इस एक मीटिंग से और क्या हो जाएगा। एक मीटिंग आपके बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकती है। इस चीज को हमेशा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, और हर मीटिंग की तैयारी इस उम्मीद के साथ में करनी पड़ेगी कि ये मीटिंग मेरे बिजनेस की दिशा और दिशा बदल देगी। वो आपको नहीं मालूम, वो परमात्मा को मालूम है कौन सी बदलेगी। इस माइंडसेट को हमें तोड़ना पड़ेगा कि बहुत मीटिंग अटेंड कर ली। मीटिंग्स हैज नॉट बीन प्रमोटेड प्रॉपरली। जब हम मीटिंग को प्रॉपरली प्रमोट नहीं करते हैं, उत्साह के साथ में प्रमोट नहीं करते हैं, तो भी लोग नहीं आते हैं। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अगर आप में उत्साह नहीं है मीटिंग को लेके, उस उत्साह के साथ आप तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर लोग भी नहीं आएंगे। तो आपको उसको प्रॉपर वे में प्लान तरीके से आपको प्रमोट करना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स मीट की 98% टिकटें 97% क्यों बुक होगी? क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली प्रमोट किया, इसको लेके प्लान किया, सोशल मीडिया पे गए, इसको लॉन्च किया, इसके पोस्टर बनाए, प्रॉपर प्रमोट किया। आपको हर मीटिंग का वैसे प्लान करना पड़ेगा। हाउ टू इनवाइट द इवेंट, लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं। इनवाइट कैसे करना चाहिए, ये स्किल डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चूंकि आप समझदार हैं तो इशारा ही करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहला पॉइंट कह रहा है इनवाइट मैक्सिमम पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 3 लोगों को बुलाएंगे और 4 लोग आ जाएंगे, 5 लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओनली 20 to 50% पीपल विल ज्वाइन मीटिंग्स। 20 से 50% लोग ही आएंगे। 10 लोगों से बातचीत करेंगे तो 2 से 5 लोग आएंगे बड़ी मुश्किल से। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाइए, फोन पे बातचीत कीजिए। दूसरा पॉइंट है बाई प्रोस्पेक्ट्स टिकट। अगर कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें नए लोगों को ले जाया जा सकता है, जैसे पटना इवेंट में आप नए लोगों को लेके आ सकते हैं, मंथली मीटिंग में आप नए लोगों को लेके आ सकते हैं, तो ऐसी मीटिंग में प्रोस्पेक्ट्स के टिकट आप खुद खरीदिए, जिसको मैंने अप्लाई किया अपनी जिंदगी में। क्योंकि बहुत बार उनका विजन नहीं है, वो वहीं पर अटक जाएंगे। अच्छा, 100 रुपए का टिकट लगेगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और जिस दिन वो ज्वाइन हो जाता है उस दिन उसको बोल दीजिए कि भैया दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, आज के बाद में टिकट के पैसे आपने लेने हैं, आप अपना लेंगे मैं अपना लूंगा, सिस्टम यही कहता है। फिर उनको सिस्टम समझा दीजिए अच्छे से। तीसरी वजह क्रिएट क्यूरियोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब मीटिंग के लिए इनवाइट करें, इस प्रकार से इनवाइट करें, इस प्रकार से सूचना दें कि आदमी को यह लगे कि यार मैंने अगर ये इवेंट अटेंड नहीं किया तो फिर बहुत कुछ जिंदगी में मिस हो जाएगा। क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। और ये भी ह्यूमन नेचर है, जब आप किसी को पूरी बात नहीं बताते हैं तो उसकी इच्छा रहती है जानने की। इसको आज आप अप्लाई करना घर में, इस मीटिंग खत्म होने के बाद में। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी धर्मपत्नी को बोलिएगा कि मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी, और ये कह के चुप हो जाइए और बोलिए कि चलो बाद में बताता हूं, पहले खाना खिलाओ। तो क्या आपको लगता है खाना मिल जाएगा आपको? खाना नहीं मिलेगा। बोलेंगे अच्छा खाना तो
मैं लेके आ रही हूँ, बना ही रही हूँ, बात क्या कर रहे थे बताओ पहले। तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना एक ह्यूमन नेचर है, तो वो हमें कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी मीटिंगों को लेके। तो वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे हम। फोन पे इतना सब कुछ डिटेल में बता देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति फिर आना नहीं चाहता है। क्रिएट शॉर्टेज ऑफ टिकट्स। शॉर्टेज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा। इस बार का हमारा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सुपरहिट था क्योंकि 15 दिन पहले सारी टिकटें सोल्ड हो गई थी। ये पटना का फ्रेंड्स मीट सुपरहिट इसलिए है क्योंकि एक हफ्ते के अंदर में 80% टिकटें सोल्ड हो गई थी। ये एक खबर थी न्यूज़पेपर की, दलजीत दोसांझ मुंबई कॉन्सर्ट टिकट सोल्ड आउट इन जस्ट 50 सेकेंड्स। 50 सेकंड में टिकटें बिक गई सारी। अब ये उनकी रणनीति का हिस्सा है जिसकी वजह से उनकी 3000 की टिकट 30,000 में ब्लैक में बिकती है। तो हमें उस प्रकार से चीजों को कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ेगा। इनवाइट ओवर फोन, यूज FOAII मॉडल। ये एक मॉडल है जो ये कहता है कि आपको इनविटेशन जब भी आप दें फोन पे, वो किसी मीटिंग के लिए दें या प्लान दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लें, तो उसके लिए सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। उसके बाद में ऑक्यूपेशन, उनका जो काम धंधा वो क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। और ऑक्यूपेशन के बाद में फिर बातचीत करें, जो भी उन्होंने बोला है उसको थोड़ा एग्री करें उनकी बात से। अगर उन्होंने बोला है कि काम बढ़िया चल रहा है तो भी बोलेंगे सर बहुत बढ़िया, आप जहां हो तो बढ़िया तो चलेगा ही। वो कह रहे हैं कि बहुत खराब चल रहा है तो फिर बोलेंगे हाँ सर बड़े चैलेंजेस है, बड़े इश्यूज हैं। तो जो भी कह रहे हैं उसकी बात से एग्री करना, फिर अप्रिशिएट करना उसकी बातचीत को, और उसके बाद में उनको इनवाइट करना। लेकिन जब इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यूज कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। और कॉमन सेंस कई बार अप्लाई नहीं होती है तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। एक बार की बात है कि एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में आपने देखा होगा अंदर एक व्यक्ति इंटरव्यू देता है, बाहर दूसरे वेट कर रहे होते हैं। तो एक बच्चा जब इंटरव्यू देके बाहर निकला तो दूसरे बच्चे ने पूछा क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछा, जल्दी बताओ। तो टाइम कम था तो डिटेल में बताने लग गया। बोले तू सिर्फ उत्तर बता दे क्या पूछ रहे हैं। तो बोला कि पहले का है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का है 15 अगस्त 1947 और तीसरे का उत्तर है रिसर्च चल रही है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। और वो बंदा उत्तर रट के चला गया क्योंकि पहले वाले से पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो उत्तर था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। और फिर पूछा था कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं है, तो उसका जवाब था कि अभी रिसर्च चल रही है और जवाब आना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन जब वो बंदा अंदर गया तो इंटरव्यू वाले ने प्रश्न बदल दिया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनको लगा कि यार हो सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंस्पायर हुए हो, नाम रख लिया हो। दूसरा प्रश्न पूछा तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, बोले जी 15 अगस्त 1947। अब इंटरव्यू लेने वाला पगला गया। उन्होंने गुस्से में बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब है। बोले जी इस पे रिसर्च चल रहा है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो जब हम कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर इस प्रकार की चीजें पैदा हो जाती हैं। तो ये फार्मूला बहुत इफेक्टिव है FOAII मॉडल, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का हमें इस्तेमाल करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपेयर इन एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीटिंग की तैयारी जितनी ज्यादा एडवांस में आप कर सकते हैं उतना कीजिए। हमने फ्रेंड्स मीट की तैयारी 3 महीने पहले शुरू कर दी थी। आप 3 दिन पहले इवेंट की प्रमोशन स्टार्ट करते हैं तो फिर ढीले ढाले लोग आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उनको प्लान करना पड़ता है अपना शेड्यूल। यूज मीटिंग प्रिपरेशन सीट। एक सीट में भी आपके सामने दिखाऊंगा। मैं हर मीटिंग की तैयारी उस मीटिंग प्रिपरेशन सीट के साथ में करता हूं, और इसका एक साफ वाली जो कॉपी है वो आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी आपके सीनियर अपलाइन के द्वारा। ये रही मीटिंग प्रिपरेशन सीट जो मैंने अपने अनुभव के साथ में तैयार की है। इसमें सबसे पहले आपने मीटिंग की डिटेल डालनी है, किस डेट को है, कौन से वेन्यू पे है, कौन उसको मीटिंग को लेने वाले हैं। उसके बाद में फिर इसके 2 पार्ट हैं, प्लानिंग विद एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर।
आपकी टीम के जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके आप नाम लिखिए, 5, 10, 20, जितना बड़ा आपका ग्रुप साइज है उसके अनुसार। अब उनके नाम लिखने के बाद जैसे ही आपको मीटिंग की सूचना मिलती है, आपने तुरंत उनको सूचना देनी है एक्साइटमेंट के साथ में, और उनसे पूछना है कि आप एक रफ फिगर बताइए कि आपकी टीम से कितने लोग इस प्रोग्राम में बैठेंगे, और वो जो भी फिगर बता रहे हैं उस फिगर को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में बीच में 1-2 बार बातचीत किए, और ठीक 15 दिन पहले, इसमें लिखा है BFR, बिफोर 15, यानी 15 दिन पहले आपने उन सब लोगों को जिनके नाम आपने इसमें लिख दिए थे, उनके नंबर लिख दिए थे कितने आ रहे हैं, उनसे फिर फोन करना और पूछना है आपने इतने नंबर नोट करवाए थे और बढ़े क्या कुछ ज्यादा। फिर 3 दिन पहले उनको फोन करना है, फिर 1 दिन पहले फोन करना है, फिर फंक्शन वाले दिन सुबह सुबह फोन करना है। और इसी प्रकार से प्लानिंग फॉर प्रोस्पेक्ट्स, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो नए लोग हैं, उन पे भी आप काम कीजिए और उनके भी ऐसे ही नाम लिखिए। उनको भी ऐसे ही आपने सबसे पहले जैसे ही सूचना मिलती है उनको बताना है, उनकी डायरी में नोट करवाना है, फिर 15 दिन पहले फॉलो, फिर 3 दिन पहले, फिर 1 दिन पहले, और फिर सेम डे। आप कहेंगे कि सर इतना ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा एक एक व्यक्ति का? एक व्यक्ति का अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो एक व्यक्ति आपको कितना वॉल्यूम दे सकता है, उसका एक मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मेरा ड्रीम था कि मैं साउथ इंडिया में आरसीएम को लेके जाऊं, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। गुड़गांव में एक मीटिंग थी, मीटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे अपने एक प्रोस्पेक्ट से मिलवाया, और उनको जब मैं मोटिवेट कर रहा था कि सर आप काम कीजिए, गुड़गांव तो बहुत बढ़िया शहर है और बहुत सारा काम हो सकता है, उन्होंने बोला जी मैं तो अभी बेंगलोर जा रहा हूं, मेरा ट्रांसफर हो गया, अगले हफ्ते जा रहा हूं, एयरफोर्स में काम करता हूं। तो मेरे को अंदर से बड़ी खुशी हुई कि बेंगलोर का कोई कांटेक्ट मिल रहा है। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा चलिए सर हम लोग टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। आरसीएम टाइम्स आता था उन दिनों, आरसीएम टाइम्स में मैंने देखा बेंगलोर में मुकेश कोठारी सर की मीटिंग है। मैंने कोठारी सर से कॉल किया, मैंने कहा सर आपकी बेंगलोर में मीटिंग है। कोठारी जी बड़े परेशान बेंगलोर को लेके, बोले हाँ यार मीटिंग तो है, 10-15 बंदे बड़े मुश्किल से आते हैं, 6 महीने से लगा हुआ मैं बेंगलोर में, और मेरी लास्ट मीटिंग है। कमिटमेंट ये किया था कि 6 महीने तक जाऊंगा ही जाऊंगा, 6 महीने हो गए, लास्ट है ये। मैंने कहा सर इस मीटिंग में मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूं और आप उनसे एक बार प्लीज मिलिएगा, थोड़ा शाबाशी दीजिएगा। तो वो जो बेंगलोर वाले सज्जन थे, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई साहब इस डेट को मीटिंग है और आपने उस मीटिंग में जाना है। वो बोले जी मैं तो आपको मालूम है एयरफोर्स में हूं और हमारी तो ड्यूटी शिफ्ट चेंज होती रहती है, तो उस दिन पता नहीं, फ्री हुआ तो चले जाऊंगा। मैंने कहा जी आप डेट नोट कर लो, खाली ये डेट है, ये टाइम है, और इस जगह पे इवेंट होगी, हमारे बड़े लीडर हैं, फर्स्ट करोड़पति ऑफ आरसीएम है, वो आने वाले हैं, मैंने आपके बारे में उनको बताया है, वो आपसे मिलेंगे। अब 15 दिन, सीट चूंकि सामने थी, सीट के अनुसार तैयारी कर रहा था। 15 दिन के बाद फिर उनका नाम आया, फिर उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर होगी तैयारी, ड्यूटी का आपका क्या है, शिफ्ट का? बोले हाँ मैंने अपने सीनियर से बातचीत की है, मुझे उम्मीद है कि उस दिन वो मुझे फ्री रखेंगे। 3 दिन पहले फिर फोन किया, मैंने कहा जी क्या प्लान है? बोले हाँ छुट्टी मिल गई मेरी, कंफर्म हो गई है और मैं मीटिंग में जाऊंगा। 1 दिन पहले फिर फोन किया कि सर कैसे जा रहे हो? उन्होंने बोला जी स्कूटर से जाऊंगा। अगले दिन सुबह मैंने फिर फोन किया, 1 घंटे का रास्ता था, कि घर से बंदा निकला कि नहीं निकला। उन्होंने बोला जी नाश्ता कर रहा हूं, 10 मिनट में निकल जाऊंगा, मैं जाऊंगा और मेरे साथी हैं लक्ष्मीकांत सैनी, वो साथ में जाएंगे। 1 घंटे बाद फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर पहुंच गए? बोले हाँ जी पहुंच गया, कोठारी जी बोल रहे हैं, सुनोगे? मैंने कहा सुनाओ। जब कोठारी जी की आवाज सुनी तो मुझे तसल्ली हुई कि बंदा पहुंच गया है। वो बंदा पता कौन था? उस बंदे का नाम था शमशेर सिंह जांगड़ा, अभी आरसीएम में वो स्टार इमराल्ड के लेवल पे हैं, और उन्हीं की टीम में नीचे जाके सीआरएन मूर्ति ज्वाइन हुए डेप्थ में, जो सफायर है और आरसीएम के कोर लीडर है। और उस एक मीटिंग से, उस एक बंदे के फॉलोअप से मुझे हर महीने 10 करोड़ परचेज वॉल्यूम मिलता है। एक बंदे के फॉलोअप का परिणाम है ये। आपको भी हर बंदे से उम्मीद करनी पड़ेगी कि ये वाला बंदा मेरा 10 करोड़ का वॉल्यूम क्रिएट करेगा। उस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज हम उम्मीदों के, आशाओं के व्यापार में हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा आपको। तो अगर आप प्रॉपर तैयारी करेंगे
हमें मालूम ही नहीं किसको बुलाया था, नहीं बुलाया था, सब भूल जाते। ये पेपर सामने रखो, बस जब भी मीटिंग की तैयारी करनी, फ्रेंड्स मीट की तैयारी हम इस पेपर को सामने रख के कर रहे हैं। 6000 से ज्यादा लोग वहां पे आने वाले हैं, राइट। आप भी फ्रेंड्स मीट की तैयारी इस प्रकार से कर सकते हैं। और सक्सेस लव स्पीड, दिसंबर की क्लोजिंग अच्छी करनी है तो स्पीड से काम करना पड़ेगा बचे हुए दिनों में। 2025 अच्छा बनाना है तो 2024 की दिसंबर की क्लोजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स मीट को लेके क्या माहौल है, जो लोग उत्साह के साथ में इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं। नारे लग रहे हैं 16 फरवरी पटना चलो, 16 फरवरी पटना चलो। मैं सरप्राइज हूं कि 500 लोगों की टीम के साथ लोग वहां पहुंच रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम वहां पे आने वाले हैं। धीरे धीरे लिस्ट फाइनलाइज होगी। एक उत्साह मैं आपका बढ़ाना चाहता हूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हम सबको चार्जअप करते हैं, वो उस प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाले हैं। सुनिए दोस्तों, मैं मुकेश कोठारी आ रहा हूं 16 फरवरी को पटना के बापू सभागार में डायरेक्ट सेलिंग के इस महाकुंभ में चैट विद सुरेंद्रवर्स की उस इवेंट के अंदर, जहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बीते हुए सालों को, अपने अनुभवों को शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं 16 फरवरी 2025 बापू सभागार पटना। और ये लास्ट स्लाइड है जो आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। ये बताता है कि आपके अंदर में तो लर्निंग स्किल्स तो हैं और लर्निंग एटीट्यूड आपका बहुत अच्छा है। दैट्स ग्रेट। अगले कुछ मिनटों तक आप रहिएगा। एक और खास बात मैं बता रहा हूं आपको। अभी मैं एक प्रिंसिपल पे काम करता हूं जिसे कहते हैं 6C प्रिंसिपल, 6C सक्सेस प्रिंसिपल। 6C सक्सेस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो सबसे पहला C है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाह रहे हैं जिंदगी में, उसको आप बोल दीजिए, कमिट कर लीजिए। जैसे पटना इवेंट में अगर आप आना चाह रहे हैं, आपकी तैयारी है, तो आप कमिट कर दीजिए कि पटना में मैं 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ में आ रहा हूं। तो कमिटमेंट से ऑटोमेटिकली दूसरा C आ जाता है, दैट इज करेज, साहस, हौसला आ जाता है आपके अंदर में। बोल दिया तो करना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। कुछ ज्यादा नहीं, आपने बस कमिटमेंट किया है, करेज ऑटोमेटिक आ गया। और करेज आते ही इसका छोटा भाई है वो इसके साथ में आ जाएगा, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाएंगे कि 20 लोगों को लेके जाना है तो कैसे लेके जाऊं। दिमाग में आइडिया आएगा कि 12 ए लाइन से लेके जाता हूं, बी लाइन से 8 इस बार प्रयास करता हूं, 20 लोग हो जाएंगे। और क्या करूं, अपलाइन से थोड़ा फोन करवा देता हूं, काउंसलिंग करवा लेता हूं, कोई प्रमोशनल इवेंट करवा देता हूं। तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आइडियाज आते रहेंगे, क्रिएटिविटी वाला C पैदा हो जाएगा। और क्रिएटिविटी का छोटा भाई है कैपेबिलिटी। तो क्रिएटिविटी के बाद में आप कैपेबल महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि यस आप कैपेबल हैं इतने लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि आपके पास में आइडिया है, क्रिएटिविटी आ गई है। और कैपेबिलिटी के बाद में फिर 5वां C आता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैं ले जा सकता हूं, मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूं। और कॉन्फिडेंस के बाद में फिर छठा C है, सॉरी कॉन्फिडेंस के बाद में छठा C है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। फिर आप कोई दूसरा पंगा मोल ले लीजिए, फिर दूसरी कोई कमिटमेंट कर दीजिए कि अब मैं ये करने वाला हूं। और कमिटमेंट से क्या होगा, फिर करेज आएगा। आपने बस कमिटमेंट ही करना है, करेज अपने आप आएगा, क्रिएटिविटी अपने आप आएगी, कैपेबिलिटी अपने आप आएगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, फिर कंटिन्यूस आपने करना है। तो इस इवेंट को लेके बड़ी तैयारियां हैं, बहुत सारे लोग बड़ी तैयारी कर रहे होंगे। आप में से भी कुछ लोगों ने अगर पहले इस इवेंट के बारे में अगर सुना है, जाना है, और आप भी अगर बड़ी तैयारी कर रहे हैं या अभी आपका मन बना है कि आप इस इवेंट में
पहुंचने वाले हैं या आप इस इवेंट में पहुंचना चाहते हैं, तो आप भी अपनी तैयारी बता सकते हैं। और मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि उनकी क्या तैयारी है, किस प्रकार की तैयारी है। लेकिन मैं आपसे जानूं उससे पहले, रिंकू झा हमारे बीच में है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है और उनकी बहुत बड़ी तैयारी है एक्चुअली उस इवेंट को लेके। तो रिंकू जी, पहले मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा कि आपकी टीम की क्या तैयारी है, और उसके बाद में जो साथी इस इवेंट के बारे में मन बना चुके हैं आने का, तैयारी का, वो अपने हैंड रेज अभी कर सकते हैं। एक एक करके मैं उन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और उसके बाद हम विनोद शर्मा जी और गुलाटी जी से भी जानेंगे कि और कैसे बड़ी तैयारी हम लोग कर सकते हैं। यस रिंकू जी, बहुत बहुत आभार सर, थैंक्स सर आपको। और आज प्रमोद सर, विनोद सर, विशेष आभार सर आपको। मैंने सर अभी 500 साथी की तैयारी सर फ्रेंड्स मीट के लिए किया है, लेकिन सर एक गुजारिश ये भी है, ओपन प्लेटफॉर्म पे ही सर बोल रहा हूँ, पर्सनली फोन नहीं किया, कि जो रुझान है सर सभी जगह पे, क्योंकि आपने जो पहले मीटिंग कर दिया और इतनी अच्छी तैयारी के बारे में जो सिखा दिया, इसके वजह से सब जगह से डिमांड बहुत बड़े स्केल पे आ रहा है। पटना से बहुत दूरी है सर, नॉर्थ ईस्ट की, आसाम की, वहां से भी टीम तैयारी कर रही है, बंगाल से भी टीम तैयारी कर रही है, पटना से तो स्पेशली अमित जी 150 प्लस साथी की तैयारी कर रहे हैं। तो सर मैंने जो टिकट्स लिए हैं गेट पास, वो सर कम होते दिखाई दे रहे हैं, और अभी आपने कहा कि 2% ही केवल वैकेंसी अपने पास में है। तो मेरी एक गुजारिश रहेगी सर कि बिहार में ये प्रोग्राम हो रहा है और हम सब लोग का हौसला बहुत शानदार तरीके का है, तो थोड़ी सी मैनेजमेंट अगर और भी हो सकती है तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा सर। रिंकू जी, मैं आपकी तैयारी की मैं दाद देता हूं, लेकिन ये गुजारिश आपने विनोद शर्मा जी से और प्रमोद गुलाटी जी से करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोटा पूरा हो गया है। अब उनके कोटे में क्या बचा है? जैसे ट्रेन में कोटा रहता है ना कि वहां से इतने लोगों का कोटा है, तो वो कोटा गुलाटी जी के पास में और विनोद जी के पास में है। तो वही बात, मेरा प्रयास इसमें देखिए, बहुत ऑनेस्टली मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। मेरा प्रयास ये है, पहले तो मेरा प्रयास ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इवेंट तो है, वो तो ऑनलाइन लोगों ने बुकिंग कर ली, बहुत सारे लोगों ने कर ली, लेकिन अभी जो भी बचा हुआ है उसमें हर टीम से लोग वहां पे बैठे। पटना में लोग हैं, पटना में सिकंदर कुमार हैं, उनका 500 का तैयारी है और वो कह रहे हैं कि सर 200 टिकट और मुझे कम से कम लगेगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हर टीम से पार्टिसिपेशन तो बैठे, वहां पे लोग तो बैठे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज अपनी टीमों में जाके हम लोग सर्कुलेट करते हैं। और आज की मीटिंग के पीछे वही मकसद है। सो ग्रेट रिंकू जी, आपने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है, सो बहुत बहुत आभार आपका। जर्नैल सिंह जी ने हैंड रेज किया हुआ है, सबके पास में आऊंगा, धीरे धीरे आता हूं मैं। पहले हम जयंता कुमार टोला। यस जयंता जी। जी नमस्ते। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम आपको हर समय यूट्यूब में देखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक वाइटल पिन में हूँ, और सर हम 10 लोगों को लेके चलेंगे। एक छोटी सी टीम है सर मेरी, लेकिन हम 10 लोगों को लेके चलेंगे। मैं तो पहले मेरा टिकट ले लूंगा और सभी का भी ले लूंगा साथ बात करके सर। कहाँ से आएंगे आप जयंता जी? सर हम उड़ीसा बॉर्डर से है हमारा, जैसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पूरा बॉर्डर में है हमारा घर। जैसे हमारे यहाँ से, देखिए जयंता जी बता